तो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोगों का वेलकम है और सभी लोगों का स्वागत है इस शानदार क्लास में। फटाफट सेशन को शेयर कर लेंगे और जल्दी से जो भी नए साथी लोग जुड़ेंगे सभी के सभी लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे आप चैनल को तो आपको आने वाली हर एक क्लास के नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे थे कि अभी इससे पहले आपके लिए साइंस की क्लास चल रही है। साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आ गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस, यानी 200 क्वेश्चंस हम लोग लेके आ गए हैं साइंस के। और मेरा मानना है कि यदि आप ये 200 क्वेश्चन साइंस के देख लेते हो, जो कि आप लोगों के लिए सेपरेट प्लेस लिस्ट बना ली जाएगी अभी, उसमें आज पहली क्लास हो गई है, तो आज जरूर देख लें। उसमें भी इसी पैटर्न पे काम रहेगा, जिस तरीके से हम 25 क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद रिवीजन करते हैं, ये उसमें भी रहने वाला है। सो साइंस की क्लास 9 बजे डेली होगी। उसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बीपीएससी को लेकर के आ गए हैं सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे वाली क्लास भी सभी लोग करना, और शाम को 9 बजे से साइंस चल रही है और 10 बजे आप लोगों की पॉलिटी चल रही है। तो पूरी क्लासेस करो, आप लोगों के लिए फुल फ्लेजेड पूरी की पूरी फैकल्टी धीरे धीरे करके आ जाने वाली है। तो आप सभी लोगों से मेरी उम्मीद है, गुजारिश है कि आप लोग सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिसने अभी भी नहीं किया है। तो सभी नए साथी लोगों का स्वागत है। रेणु प्रसाद जी आपका स्वागत है, सुमंत पाल जी आपका स्वागत है। और एनवायरमेंट भी दोस्त बहुत जल्दी होने वाला है, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, देन इसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट रखेंगे। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। यदि आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो ये समझ लो कि फिर आपको एग्जाम के लिए परेशान नहीं होने जाना है, ठीक है। बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, आराम से सारी चीजें बहुत इत्मीनान से हो जाएंगी। आइए सेशन को शेयर करते हैं सभी के सभी साथी, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन फटाफट। और सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सो 100 क्वेश्चन देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में देखना होगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पॉलिटी के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्लेलिस्ट बन चुकी है। बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से कर रहे हैं, इत्मीनान से। आप यदि थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो बहुत सारी थ्योरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सभी के सभी साथी। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। सो पहली बात तो ये मिशन एसडीएम चल रहा है आप लोगों के लिए, पॉलिटी के मोस्ट 200 क्वेश्चंस चल रहे हैं। पॉलिटी के मोस्ट 200 क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पूरी पॉलिटी का निचोड़ इसमें है, ये 200 क्वेश्चंस में। इसी तरीके से साइंस के भी जो है 200 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से हिस्ट्री के भी आएंगे, इसी तरीके से एनवायरमेंट के भी, इसी तरीके से ज्योग्राफी के भी। ये 200 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज सभी के सभी लोग जरूर देख लो। बस इतना करने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप खुद एम्पावर्ड फील करोगे कि आपको अब बहुत सारी चीजें आने लगी हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ है, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है कि ये बताओ, ये 101 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और कल जो हमने पढ़ा था उसका बाद में रिवीजन भी करेंगे, यानी लास्ट में ये 25 क्वेश्चन हो जाएंगे 125 तक, फिर हम लोग रिवीजन भी करेंगे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सवाल पूछ रहा है कि कौन सी चीज आवश्यक नहीं है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब भारत का राष्ट्रपति बनता है या भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक एक करके चीजें हम क्लियर करते हैं। इसमें लिख रहा है उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। अब इसमें से हम देख लेते हैं, पहले हम संक्षिप्त में हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति यदि आपको बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम योग्यताएं क्या है। सुन लो, पहली योग्यता तो यह है कि आप भारत के नागरिक हो। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के नागरिक होना आपको जरूरी है, भारत के नागरिक होना आपको जरूरी है। लेकिन यहां पे बिल्कुल ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किस आधार पे आपको नागरिकता मिली है, बस आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। आपने नागरिकता कैसे भी ली हो, नागरिकता आपने कैसे भी ली हो, कोई दिक्कत नहीं, बस भारत का नागरिक होना जरूरी है। चाहे आप जन्म से नागरिक हो या आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिक हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नागरिक होना जरूरी है। और जब आपने नागरिकता पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था नागरिकता लेने के 4 आधार होते हैं, सॉरी 5 आधार होते हैं। और वो मैंने बताया था ब्रांड, है ना। और ये ब्रांड अच्छे से आपको पता, ये मैंने ट्रिक बताई थी, है ना, कि ब्रांड के माध्यम से आप लोगों ने चीजों को याद भी कर लिया होगा। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे, सभी के सभी मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे, मेरे प्यारे सभी साथी लोग, सभी दोस्त, है ना। इसमें से अब आंसर हमारा है
आवश्यक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें से कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? तो पहली बात तो मैंने बोला कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, मिनिमम उम्र यानी न्यूनतम उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। मिनिमम एज की बात कही जा रही है। मिनिमम, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो कितनी भी हो सकती है मैक्सिमम उम्र, याद रखना, लेकिन मिनिमम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और क्या जरूरी है सर? और तीसरी जो कंडीशन है वो जरूरी है, याद रखना, तीसरी जो कंडीशन है वो जरूरी है, कौन सी है? कि सर उसे लोकसभा का, बहुत अच्छे से याद रखना, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए, है ना। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता, उसे लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है उसे उसमें इतनी योग्यता होना चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य जो है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए, है ना। तो अब देख लेते हैं हम अपने प्रश्न को। ये 3 योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। आइए हम देख लेते हैं क्या क्या अब इसमें है। देखो बिल्कुल, इसकी एज कितनी होना चाहिए? मिनिमम एज जो है आपकी 35 वर्ष होना चाहिए, है ना। एजुकेटेड जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हमारे भारतीय संविधान में कि इसे पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं ऐसा कि वो पढ़ा लिखा हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। उसके बाद यस क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस हमने बोला लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि उसे सांसद बनने की योग्यता होना चाहिए लोकसभा में। उसके बाद कह रहा है बी अ सिटीजन ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही बात है, उसे भारत का सिटीजन होना चाहिए। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, इत्मीनान से, मोहब्बत से, प्यार से देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? सो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? यह कह रहा है सर लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करो, है ना, ये बहुत जरूरी है। आप लोग यदि सेशन शेयर नहीं करोगे तो ये समझो कि हम सब लोग जो आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं वो सारे प्रयास निरर्थक हैं, फिर वो निरर्थक हैं, है ना। इसीलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग कम से कम लोगों तक पहुंचाओ क्लास, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे क्लास को शेयर करो, टेलीग्राम्स ग्रुप्स में आप शेयर करो, सो दैट कि यू कैन कंट्रीब्यूट टू द एग्जाम दृष्टि। और इस बात को मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको जो भी जरूरत है एग्जाम दृष्टि आपकी पूरी करेगा। एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी जरूरत है वो एग्जाम दृष्टि पूरी करेगा। बस हमें आपकी साथ की जरूरत है, और आप देखो फिर हम आपका कैसे साथ देते हैं, है ना। तो एक दूसरे के साथ की जरूरत है एक दूसरे को। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये क्लास बहुत वर्दी है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं, ये बात आप लोग भी जानते हैं कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाएं। ग्रेट। और जितने भी नए साथी आप हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरी आग्रह है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब तो ये क्या है सर, ये पहली बात तो इंपीचमेंट के बारे में बात क्या की गई है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ज्ञान, देखो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो अभी पता चल ही जाएगा, है ना, आंसर तो पता चल ही जाएगा, लेकिन हमें ज्ञान लेना जरूरी है। तो ज्ञान ले लो इससे संबंधित, है ना। ज्ञान क्या है गुरुजी? ज्ञान, पहली बात सर, इंपीचमेंट यानी बात करें तो महाभियोग के बारे में कहां पे बात की गई? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में इसके बारे में बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 यानी आर्टिकल नंबर 61 में इसके बारे में बात की गई। ग्रेट। इसके अलावा सर महाभियोग कब लगाया जाएगा? अब ये बात आएगी कब लगाया जाएगा, है ना। तो कब की स्थिति होगी? तो जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा। याद रखना, यानी यहां पे आधार की बात की जा रही है कि आधार क्या है, आधार क्या है? तो संविधान का उल्लंघन इनका आधार है ना। तो संविधान का उल्लंघन इसका आधार है, याद रखना। संविधान का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा जा सकता है ना। सो महाभियोग की प्रक्रिया कब चलेगी? जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो। एकमात्र आधार है। दूसरी बात, एकमात्र आधार है, याद रखना। दूसरी बात, संविधान का उल्लंघन क्यों? क्योंकि संविधान की जब आर्टिकल नंबर 60 पढ़ते हैं हम लोग, संविधान का अनुच्छेद नंबर 60 पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की शपथ, है ना। तो इसमें किसके बारे में बात की गई? शपथ के बारे में बात की गई। और शपथ क्या लेते हैं राष्ट्रपति जी? राष्ट्रपति संविधान को, कानून को बचाने की शपथ लेते हैं।
तो जब यदि राष्ट्रपति खुद ही संविधान का उल्लंघन करेंगे तो ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति को हटाया ही जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति को हटाया ही जाना चाहिए। ग्रेट। तो अब इनको हटाने की प्रक्रिया कहां शुरू की जाएगी? तो याद रखना ये लोकसभा में भी शुरू की जा सकती है और राज्यसभा में भी शुरू की जा सकती है ना। अभी आगे का ज्ञान और एक्स्ट्रा है, अभी देंगे अगले क्वेश्चन में। तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगह इनको हटाए जाने की प्रक्रिया, जिसे हम लोग इंपीचमेंट कहते हैं यानी महाभियोग कहते हैं, वो कहीं पर भी लाया जा सकता है। ग्रेट। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर लेंगे मेरे प्यारे सभी साथी लोग, है ना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आंसर आपके पास हो गया, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही हटाना है, तो इसीलिए ये राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया लोकसभा में भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग सब लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको फ्री कंटेंट में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐप में मिल जाएंगे। ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इसको जो है वहां से आप ले सकते हो, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कौन आंसर देता है इस प्रश्न का। तो कह रहा है कि सर यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं है, यानी ही और सी इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इफ, यानी क्या हो तो वह स्वयं प्रत्याशी हो, जी नहीं, उसे राज्य विधान मंडल के निचले सदन यानी कि सर लोअर हाउस का, यानी जो राज्य है, आप जानते हैं कि राज्य में लोअर हाउस होता है और अपर हाउस होता है, कई सारे राज्य हैं, ऐसे 6 राज्य हैं जहां पे लोअर सदन भी है और अपर सदन भी है, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी विधानसभा और विधान परिषद है। तो यदि वो लोअर सदन का है यानी कि वो विधानसभा का है, तो ऐसी स्थिति में तो वो वोट दे सकता है, तो उसे राज्य विधान के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। क्या ये बात? बिल्कुल। अभी देखते हैं इसमें कौन सा पात्र नहीं है, ये बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मुख्यमंत्री की बात ही नहीं, यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट देते हैं, यानी एमएलए वोट देते हैं विधानसभा के, वो भी इलेक्टेड वाले, ठीक है। अब वह कह रहा है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। उच्च सदन का मतलब क्या है? विधान परिषद, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और आपको यह बात पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसी तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 यानी 104, ये 200 क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, देखो अभी एक बात देख रहे हैं कि जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं उतने लोगों ने लाइक नहीं किया है, ये आपका सपोर्ट हमें दिख रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? आप लोग हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो हम आपके लिए, आप सोचो, आपके लिए पूरे 1 घंटे डिलीवर करते हैं लेक्चर, टीचर्स आपके लिए पढ़ाते हैं, आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा कमेंट भी नहीं आता है। मतलब आप लोग फिर समझो, आप सोच के देखते हो ना इस चीज को कि एक टीचर आपके लिए 1 घंटे बोल रहा है, आपके एग्जाम के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए इतना भी नहीं कर पा रहे कि उसके लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें, उसके लिए उसकी क्लास को शेयर कर दें। तो ये आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से दिखना चाहिए, है ना। तो चलो खैर, नीचे दिए गए वक्तव्य हैं कुछ, है ना। अब इसमें असर्शन और रीजन और कथन और कारण की बात की गई है, इसमें कथन और कारण की बात की गई है, ठीक है। इसमें असर्शन एंड रीजन की बात की गई है। ग्रेट। असर्शन एंड रीजन की बात की गई है, ठीक है, असर्शन एंड रीजन की बात की गई है। अब पहला कह रहा है संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो है भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन इज प्रेसिडेंट। क्या ये बात सही है? ये बात सही है कि केंद्र की कार्यपालिका जो होती है उसका मुखिया राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, कारण कह रहा है राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्ति यानी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अनलिमिटेड। क्या प्रेसिडेंट की पावर अनलिमिटेड है? क्या प्रेसिडेंट की पावर अनलिमिटेड है ना? क्या प्रेसिडेंट की पावर अनलिमिटेड है? तो आप बोलोगे नहीं, है ना, प्रेसिडेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
प्रधानमंत्री यानी पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे काम करते हैं। कुछ शक्तियां इनके पास होती हैं जो इनकी एक्सक्लूसिव होती हैं, लेकिन ये इनकी पावर अनलिमिटेड नहीं होती हैं, असीमित नहीं होती हैं। हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हेंस आंसर हो जाएगा सर ए बात तो सही है ना, लेकिन आर गलत है। यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। assertion is correct but reason is wrong, है ना। so assertion is correct but reason are incorrect, है ना। तो ये बात हो गई, सी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इत्मीनान से देखते हैं। सवाल कहता है भारतीय संविधान के 9वें संविधान संशोधन, सॉरी 9वें नहीं, 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो है। अब बताओ, ये सवाल का आंसर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। तो एग्जीक्यूटिव हेड पीएम नहीं होता है, याद रखना, एग्जीक्यूटिव हेड इज प्रेसिडेंट। और ये बात कहां लिखी? संविधान के आर्टिकल 53 में। संविधान का आर्टिकल 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति है वो यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, आर्टिकल नंबर 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो यहां पे क्या बात की गई, याद रखना, ग्रेट। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान में 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का हिस्सा लिया गया चुनाव में, तो याद रखना ये कौन है। सो याद रखना दिल्ली और पुदुचेरी, है ना, दिल्ली और पुदुचेरी को अब यहां पे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने को अलाउ किया गया। अब यहां पे सवाल देखो दूसरी तरीके से बनेगा, है ना, सवाल दूसरी तरीके से बनेगा। सवाल यदि यहां पे बन गया कि ये बताओ मूल संविधान में क्या किसी यूनियन टेरिटरी को, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा नहीं है, मूल संविधान में नहीं था। और बार बार मैं बोलता हूं कि मूल संविधान का मतलब होता है कि 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी और ये यहाँ पे 1950 यानी 1950 के टाइम पे जो संविधान था, इस दिन जो संविधान था, इट इज अवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा मूल संविधान है, ये हमारा क्या है? मूल संविधान है, ये याद रखना आपको, ठीक है। सो अब यहां पे थोड़ी बात हम समझ लेते हैं। समझने वाली बात यह है कि यहां पे हमें देखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, यानी इसका राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौन कौन है ना, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन सा है, याद रखना। सो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, याद रखना। यहां पे लिखेंगे आप इलेक्टेड, है ना, सभी के सभी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, याद रखना, इलेक्टेड मेंबर, है ना, इलेक्टेड मेंबर, यहां पे लिखोगे इलेक्टेड मेंबर होंगे। पहली बात तो सभी के सभी निर्वाचित होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए, है ना, पहली बात। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, है ना, दिल्ली एंड पुडुचेरी। सो ये याद रखना है आपको, ठीक है, ठीक। सो यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 4 लोग जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वोट करते हैं। इंपॉर्टेंट है चीज, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहां पे इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है। अब वहीं पे यदि मैं लिख दूं यहां पे कि राष्ट्रपति को इंपीच करने के लिए, है ना, राष्ट्रपति को इंपीचमेंट करने के लिए ये बता दो कि कौन कौन हिस्सा लेता है इंपीचमेंट प्रोसेस में, तो याद रखना यहां पे लिखो सभी, यहां पे लिखोगे सभी, है ना, और यहां पे लिखोगे लोकसभा, और यहां पे लिखोगे राज्यसभा के सदस्य। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत यानी जिसे नॉमिनेटेड सदस्य कहते हैं, वो सदस्य भी राष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। सो याद रखना, यहां पे सवाल पूछा जाता है कभी कभी, ऐसे वो कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो हिस्सा नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के समय पे पार्टिसिपेट करते हैं। सो आप बोलोगे राज्यसभा के या फिर लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर यानी मनोनीत सदस्य, है ना। सो अब लोकसभा में तो मनोनीत सदस्य होते नहीं है, आप भी जानते हो, है ना, क्योंकि अब वहां पे 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे और उनको भी हमने वो प्रावधान भी खत्म कर दिया। अब महत्वपूर्ण बात यहां पे ये है, एक और सवाल बनता है कि ऐसे वो कौन से मेंबर हैं
जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब उनको हटाया जाता है तो वो वहां पे हिस्सा नहीं लेते हैं, तो वो है विधानसभाओं के सदस्य, है ना, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सो ये याद रखना आपको, यानी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना। सो बेटा एक बार सेशन को यार शेयर कर लो सभी के सभी साथी लोग, है ना, जिसने भी अभी क्लास को सेशन को शेयर नहीं किया है। चलो ग्रेट, अब हम बात करेंगे आगे, बात करेंगे। सो आंसर क्या होगा, दिल्ली एंड पुदुचेरी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहता है। कथन और कारण है, असर्शन एंड रीजन है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो बात तो सही है, हमारा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि हम मतदाता, यानी कि जो 18 साल से ज्यादा की उम्र है और मतदान सूची में जिनका नाम है, वो तो वहां पे चुनाव में भाग देने जाते नहीं है, यानी वो तो वहां पे वोट देने जाते नहीं। वोट कौन देता है, यहाँ पे सभी के सभी इलेक्टेड सदस्य, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, वो सब भाग लेते हैं। सो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट देते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है, इस बात को याद रखना। सो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, यस, असर्शन इज करेक्ट। रीजन देख लेते हैं। तो एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को मिलाकर बनता है ना। सो एक निर्वाचन मंडल, इसका यानी इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा है। विच द इलेक्टोरल कॉलेज, व्हाट इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। सो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को मिलाकर बनता है। तो बात तो ठीक है ना, बात तो ठीक है। और यहाँ पे असर्शन, है ना, सही है और रीजन भी सही है ना, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है ना। ये दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। याद रखना, देखो अब कई बार ना ये ऑप्शन ऊपर नीचे कर देता है, कई बार ये जो है ऑप्शन डाल देगा ए वाले में, तो इस तरीके के परेशान नहीं होना है, आपको इत्मीनान से पूरा सवाल पढ़ना है और पूरे सवाल के बाद आप उत्तर बिल्कुल सही दोगे, है ना, ठीक है। अभी करता हूं, अभी सवाल आएंगे तो आपको करते हैं, ठीक है, आपकी बातें भी पूरी हो जाएंगी। बस आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों तक, अपने स्टेटस पे कम से कम होना चाहिए, क्लास के स्टेटस पे ये सेशन होना चाहिए, और यदि नहीं है तो फिर भाई साहब मतलब ये मुश्किल है, फिर आगे करना है सब चीजें, है ना, आप लोगों से एक गुजारिश की जाती है ना थोड़ी सी। चलो, सो आंसर हो जाएगा सी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं, है ना, कि द whom does the president of India address his resignation letter। सो किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, ये आप सभी लोग बताएंगे एक बार, है ना। सो किसको त्याग पत्र देते हैं। सो यहां पे मैंने आपको एक अच्छी सी बात बताई थी, आपस की बात, याद है, आपस की बात, क्या बताया था, आपस की बात। सो आपस की बात का मतलब क्या है गुरुजी, आपस की बात का मतलब है कि सर जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देता है, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देता है, यानी ये एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, है ना, ये एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, ये है आपस की बात। केजीएफ भाई आपसे तो मुझे बहुत सिकवा है, क्लास में नहीं आ रहे हो और ना ही अपने सभी साथी लोगों को क्लास में ला रहे हो, है ना। तो चलो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, और किसको त्याग पत्र देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। देखो अब सिलेक्शन वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं कि सिलेक्शन वाली बातें हैं, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो आपस की बात, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, ग्रेट। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उनको सूचना देना आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति को यदि आप हटाते हो, राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव लाते हो, तो राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि, है ना, क्योंकि ये सबके पास ये जो है, यदि आपके विरोध में इंपीचमेंट आ रहा है, आपको हटाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, तो आपको भी अधिकार है कि आपको नोटिस मिले उस चीज का, अपना तर्क देने के मौके मिले, है ना, आपको भी अपनी बात रखने का मौका मिले। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये बात कहता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को यहाँ पे 14 डेज पहले, 14 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है, 14 डेज पहले नोटिस दे दिया जाता है कि महोदय आपका इंपीचमेंट होने वाला है, आपका इंपीचमेंट होने वाला है। सो ये याद रखना है, ठीक है।
चलो, तो कितने 14 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि सर जब राष्ट्रपति, सुनना अच्छे से, है ना, सवाल को प्यार से सुनना, बहुत इत्मीनान से सुनना। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या फिर उसको पद से हटाया जाता है ना, तो अन्य या फिर अन्य कारणों से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है या सही से अपने काम नहीं कर पाता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? कितने दिनों तक? यह सवाल महत्वपूर्ण है। कितने समय तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट? सो ये आपको याद होना चाहिए। कितना होगा? 6 मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि संविधान में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति का यदि पद खाली होता है तो आपको 6 मंथ के अंदर, यानी 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेने हैं, है ना। तो यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो आपको चुनाव करा लेने हैं विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। सो यदि इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मैक्सिमम कितने दिनों तक राष्ट्रपति रह सकता है, तो आंसर क्या होगा? 6 मंथ होगा। आंसर होगा मैक्सिमम 6 मंथ। मैं देख रहा हूं कि आप सभी के सभी लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, बहुत शानदार। चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ना, यानी अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन आर्टिकल कौन सा है? वो सवाल पूछा गया है, सवाल आपसे फिर से पूछा जाएगा। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको याद रखनी है ना। और यदि आप लोग चाहोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी मैराथन लेके आ जाएंगी, लेकिन बस वही है कि आप लोगों का जो उत्साह है ना वो दिख नहीं रहा है ना। आपके जो अपने जो साथी लोगों को आपको लाना है ना, इसीलिए थोड़ी ना मैंने सबको छोड़ दिया यार, है ना। आप लोगों के लिए जब किया है और फिर आप लोगों का एक उत्साह नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो चीजें फिर थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है। ग्रेट। सो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिस भी साथी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो अपन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तुरंत, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके उसका शुभारंभ कर देंगे, जिसने भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट। तो चलिए खैर शुरू करते हैं। सो याद रखना आर्टिकल नंबर 53, यदि आप क्लास को अभी तुरंत से देख रहे होंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है। और ये बात किसमें लिखी है? आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 53 में है ये बात। आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 में क्या लिखी है कि राष्ट्रपति है वो यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। यूनियन मतलब केंद्र का, संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होगा। यह बात कहां लिखी है? संविधान के आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 53। और इसका मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार के जो नियम और कानून हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पे जारी होंगे या उनके अधीनस्थों के नाम पे जारी होंगे। बात समझ रहे हैं? तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति है। और आर्टिकल नंबर 53 में। तो सर आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में याद रखना, आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 53। सो ये याद रखना आपको, ठीक है। चीजें याद रखते चलो एक एक करके। अच्छा, आर्टिकल 51 भी इसी जलते बता ही देते हैं। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है? ये बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का है ना, डीपीएसपी का है, याद रखना। और आर्टिकल 53 में क्या है आपको पता ही होना चाहिए कि आर्टिकल 53 में कहा है कि हमें अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय जो है नीतियां हैं उनको सम्मान करना है। सो ये बात कहां पे की गई है? आर्टिकल नंबर 51। और 51 के अंतर्गत ही हम कहते हैं कि हमारी विदेश जो नीति है ना, हमारी जो विदेश नीति है वो किससे जो है प्रेरित है? संविधान के आर्टिकल नंबर 51 से प्रेरित है ना। सो ये बातें आपको याद होना चाहिए एक एक करके, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो कि आप याद रखोगे तो अच्छा है। उसके बाद बात आ जाती है आर्टिकल नंबर 54 क्या है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 54। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 53 इसका, ठीक है। चलते हैं। असर्शन एंड रीजन।
असर्शन एंड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, जो 200 क्वेश्चन है भाई, जिसने भी ये 200 क्वेश्चन कर लिए, रियल बता रहा हूं, उसे पॉलिटी में कोई नहीं हरा रहा है, कोई नहीं। जब आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, ये 200 क्वेश्चन बस एक बार देख के चले जाना, और 8 घंटे में हो जाएंगे पूरे टोटल। उसके साथ 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 में रिवीजन भी कर रहे हैं, आप देख ही रहे, बस इतने से क्वेश्चन देख के चले जाना, सब नैया पार हो जाएगी पॉलिटी की। क्योंकि ये पूरी पॉलिटी का निचोड़ हम यहाँ पे बना रहे हैं, पूरी पॉलिटी का निचोड़, जो मेन मेन क्वेश्चन है वही रखा जा रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड नॉलेज आपको बताई जा रही है, सो दैट कि आप यहां से बहुत कुछ लेके जाएं, इस पर्टिकुलर क्लास से बहुत कुछ प्रोडक्टिव मिले। उसी को ध्यान में रखते साइंस की भी क्लास आप लोगों को 9 बजे स्टार्ट करा दी गई है, आज 9 बजे से क्लास हुई है, जिसने भी नहीं देखी वो जरूर देखो। 25 क्वेश्चन हुए हैं, 25 कल होंगे, कल 50 होंगे, क्योंकि उसका रिवीजन भी होगा, क्लास जरूर देख लेना। साइंस की भी क्लास हुई है, बायोलॉजी की क्लास हुई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके अलग अलग डायमेंशंस। देखो, एक होता है कि बस हमने क्वेश्चन करा दिया और चल दिए, एक होता है क्वेश्चन के इन डेप्थ में घुसना, क्वेश्चन को समझना, है ना, तो एक अलग चीज है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। सो इसीलिए अच्छे से समझते चलो। सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है संघ की कार्यपालिका की शक्तियां भारत के जो है राष्ट्रपति में निहित है। सो ये सवाल मुझे लग रहा हो गया है, ठीक है, नहीं, अच्छा ठीक है, सो नहीं हुआ है। सो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, कि द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड, है ना, द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, तो बात तो सही है, ये बात सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। अब दूसरा कह रहा है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। सो ये बात भी क्या है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव है, वो क्या है बेसिकली, है ना, वो क्या है, वो सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जा रही, उनको इंप्लीमेंट कराने से इसका संबंध है, उसको इंप्लीमेंट कराने से संबंधित है। हेंस क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु पहली और दूसरी बात का एक दूसरे से संबंध नहीं है ना। पहली बात अपने आप में सही है, दूसरी बात अपने आप में सही है, परंतु यदि मैं बोलूं इसका और इसका क्या संबंध है, तो वो संबंध स्थापित नहीं हो रहा है यहां पे, ये बात आपको याद रख लेना है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, बताओ। सो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति कैन डिसॉल्व द लोकसभा, है ना, यानी प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कब करेंगे, है ना, कब करेंगे। सो आंसर देखेंगे, है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो आप सभी लोग बहुत सही कमेंट कर रहे हैं, केजीएफ, अनु और सुमन और सभी लोग, है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो चलो, सो आंसर अब देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग, थोड़ी सी बात बताओ इस बारे में, है ना, ये वाली क्लास ठीक है, या फिर जिसमें बहुत सारी बातें होती थी वो वाली, हो सकता है कि उसमें आपको मजा आता हो, मजाक अच्छा लगता हो, है ना, लेकिन इस वाली क्लास से क्या हो रहा है कि आप कंटेंट सीख रहे हो, है ना, आप चीजें सीख रहे हो, कम समय में ज्यादा चीजें आपको मिल रही हैं। तो आप मुझे ही बता दो अच्छा कि कौन सी क्लास ठीक है, ये वाली या पहले वाली। मतलब नो डाउट पहले वाला का एक अलग, वो एंटरटेनमेंट एंड एडुटेंटमेंट कहा जाता है उसे, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, वो अलग चीज है। लेकिन अभी हमें चूंकि हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण है, अकेला एंटरटेनमेंट से काम नहीं चलेगा, है ना, हमें क्लास भी करना है ना, क्लास को अच्छी तरीके से समझना है और सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है, सिलेक्शन भी लेना है। तो इसके दृष्टिकोण से क्लास को डिजाइन किया गया है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आंसर देख लेंगे, है ना, आंसर देख लेंगे। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। सो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पे, यानी जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अनुशंसा पे। तो भाई साहब यहाँ चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं, है ना, चीफ जस्टिस तो होगा ही नहीं, लोकसभा की अनुशंसा पे क्या होगा, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे या राज्यसभा की अनुशंसा पे। तो राज्यसभा इस बारे में क्यों अनुशंसा देगा, अनुशंसा देगा कौन, केंद्रीय मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने यदि बोल दिया कि लोकसभा को भंग करो, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा क्यों कहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दो तरीके से कह सकता है, दो बातों के लिए कह सकता है, एक तो उसका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा हो, 5 साल हो रहा हो, और दूसरा एक वजह से कह सकता है क्योंकि उसके पास सरकार में या फिर उसकी जो बहुमत है वो बहुमत खो चुका हो। यदि वो बहुमत खोगा तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति साहब से बोलेगा साहब अब लोकसभा को भंग कर दो, क्योंकि अब हमारे बस की बात नहीं है लोकसभा चलाना। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब आगे की बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी,
राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए, है ना। तो अब ये अध्यादेश के बारे में बात की जा रही है। ऑर्डिनेंस, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लो पहले, ठीक है। सो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक है। याद रखना ये अध्यादेश का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आया तो कब है, याद रखना ये आया तो है 1861 के अधिनियम में, है ना, 1861 के जो काउंसिल एक्ट है उसमें, काउंसिल एक्ट में। लेकिन जो हमने वर्तमान में अध्यादेश राष्ट्रपति जो जारी करता है ना, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये वाला प्रावधान हमने कहां से लिया, पहली बात तो 1935 के अधिनियम से, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, पहली बात तो ये याद रखना है। अब हम दूसरी बात करते हैं, भारत के संविधान में अध्यादेश के बारे में बात कहां पे की गई है। अध्यादेश की बात हो रही, ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, ठीक है। फिर ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। सो ऑर्डिनेंस के बारे में बात कहां पे की गई। सो जब मैं ऑर्डिनेंस की बात करूंगा तो याद रखना ऑर्डिनेंस की बात संविधान के अनुच्छेद नंबर 123 में की गई है ना, और संविधान के अनुच्छेद नंबर 213 में की गई है, दो जगह की गई है। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास शक्ति है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। अभी ऑर्डिनेंस क्या है, क्यों करता है, ऑर्डिनेंस का तात्पर्य कानून से है, ये एक प्रकार का कानून है, एक प्रकार का नियम है। जब संसद सदन में ना हो, है ना, जब संसद सत्र में, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, क्या नहीं चल रहा हो, सेशन में ना हो, सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, जब इसका सत्र नहीं चल रहा है तो क्या आएगा, राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे ऑर्डिनेंस जारी कर देगा, ऑर्डिनेंस जारी कर देगा, ठीक है, ग्रेट। अब ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया तो ये याद रखना ये ऑर्डिनेंस अपने आप में कानून है, और जब तक ये ऑर्डिनेंस लागू रहेगा ये पूरा का पूरा कानून जैसे काम करेगा, जैसे प्रॉपर एक्ट काम करता है वैसे ही ये काम करेगा। सो एक्ट में और इसमें कोई ऐसा अंतर नहीं है, ये एक्ट ही है एक प्रकार का, बस ये कम समय के लिए है, क्योंकि इसमें अभी जो है, यदि मैं बात करूं केंद्र की, तो केंद्र में पार्लियामेंट की संतुष्टि नहीं मिली है, पार्लियामेंट की परमिशन नहीं मिली है, पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया, इसलिए वो एक्ट नहीं बन पाया है। तो इसी के लिए प्रावधान है। अभी देखेंगे क्यों आखिर ऑर्डिनेंस लाए हमने, है ना। और 213 में यही बात किसके लिए है, राज्यपाल के लिए लागू होती है ना, यानी कि गवर्नर के लिए ये लागू होती है, राज्यपाल के लिए लागू होती है। अब सुनना अच्छे से, ऑर्डिनेंस की जरूरत तो हमने समझ ली क्योंकि जब सत्र नहीं होगा तब, लेकिन आप सोचो कि कोई सरकार ऐसी आए जिसको अपना मनमाना काम करना है, तो वो क्या कर सकती है, एक ऑर्डिनेंस लाएगी और उल्टे पुल्टे कानून बना करके लोगों को परेशान कर देगी, कर सकती है, और बोलेगी तो उसे तो पार्लियामेंट से पास होना जरूरी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट से जब इसे पास होना जरूरी, अभी ऑर्डिनेंस है तो इसे पार्लियामेंट से तो पास हुआ नहीं, तो ये इसका एक सीमित दायरा है, सीमित दायरा है कि कुछ समय के लिए ही काम कर सकता है। सो जब जिस दिन राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया, याद रखना सुनना, जिस दिन राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया, जिस दिन राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया, अध्यादेश जारी किया, तो उससे ये कितने दिनों तक ये मतलब जो है लागू रहेगा, 6 मंथ तक, है ना, मैक्सिमम 6 मंथ, है ना, मैक्सिमम 6 मंथ। और यदि अभी भी सत्र नहीं मिला तो यहां पे 6 मंथ, और फिर उसके बाद जिस दिन सत्र बैठा, है ना, कार्रवाई शुरू हुई पार्लियामेंट में, तो उसके बाद यहां पे 6 वीक का समय और दिया जाएगा, 6 सप्ताह का, याद रखना 6 वीक का समय और दिया जाएगा, ठीक है, 6 वीक का समय और दिया जाएगा, ग्रेट, ठीक है, 6 वीक का और समय दिया जाएगा, ओके, 6 वीक का समय और। यानी यदि आपसे कभी पूछा जाए कि ये बताओ कि ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम कार्यकाल या ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने समय तक लागू रह सकता है, तो आप बोलोगे 6 मंथ प्लस 6 वीक, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब सवाल में पूछा गया कि सर जब से जो है, सवाल देख लेते हैं, सवाल कह रहा है कि सर संसद का सत्र शुरू होने के कितने दिनों तक ये जो है ऑर्डिनेंस रखा जाना चाहिए, कितने दिनों तक, तो ये हो जाएगा 6 सप्ताह, है ना, 6 सप्ताह, याद रखना। सवाल को अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर सही होगा, तो आंसर तो हो जाएगा 6 सप्ताह। लेकिन बात समझ में आई मैं क्या बोला, आपको मैंने क्या बात बताई, ठीक है, बात समझ में आई कि यानी जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी हुआ उसके 6 महीने के अंदर 6 मंथ के टाइम मैक्सिमम इसका टाइम होता है, सदन का सत्र शुरू हो गया, उससे 6 सप्ताह का और समय मिल जाएगा कि भाई इतने समय में तुम इसको एक्ट बना लो, यदि तुम्हें एक्ट बनाना है तो। और यदि पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, है ना, यदि इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो ये बन जाएगा एक्ट, है ना, जैसे कृषि कानूनों के साथ हुआ, है ना।
और यदि ये पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया, सुन लो अच्छे से, पार्लियामेंट ने यदि इसे पास नहीं किया तो ऐसी स्थिति में ये ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, अपने आप में खत्म हो जाएगा, फिनिश, खत्म, इसका कोई मतलब नहीं, फिर इसका कोई मतलब नहीं है, फिर इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर इसका कोई मतलब नहीं है, ग्रेट। अब इतनी बातें हमारी हो गई है ना, इतनी बातें, तो 6 सप्ताह। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने की शक्ति प्रदान करता है ना? सो यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, याद रखना। अब जैसे हम लोग अपने वकील के पास जाते हैं, राष्ट्रपति किसे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे भाई साहब इस कानूनी मैटर में मुझे सलाह दो, क्या करना है, कोई मामला फंस गया तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इन्हें सलाह देगा आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत इन्हें सलाह देगा। लेकिन याद रखने वाली, यहां पे नोट करने वाली जो बात है वो याद रखना कि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है वो सलाह बाइंडिंग नहीं है ना? तो क्या लिखोगे, इट इज नॉन बाइंडिंग, है ना, नॉन बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को यह बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति उन सलाह को माने या फिर ना माने, यह राष्ट्रपति की पूरी मर्जी है, क्योंकि यह सलाह है ना? सो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति माने और या ना माने, ये राष्ट्रपति की पूरी विवेक पर आधारित है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों से अनुरोध है कि अभी क्लास को लाइक कर लेंगे, सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो विशेषाधिकार है जो राष्ट्रपति का नहीं है ना? तो अब देखेंगे कि पहले तो अधिकार कौन कौन से हैं। यह कह रहा है कि सर साधारण विधेयक को पुनर्विचार के हेतु लौटाना, यानी कोई ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब कंसीडर के लिए, यस कर सकते हैं, ठीक है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, देखते हैं अभी। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, देखो वित्तीय बिल यानी फाइनेंस बिल की बात बोल रहा है, याद रखना, इट इज फाइनेंस बिल, है ना, इट इज फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल यानी वित्त बिल के बारे में बात कहां से की गई है, वित्त विधेयक के बारे में संविधान के आर्टिकल नंबर 117 में बात की गई है, संविधान के आर्टिकल नंबर 117 में बात की गई है, तो इसको लौटा सकते हैं। लोकसभा को भंग अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं, लिखा है ना, विशेषाधिकार नहीं है इनका, विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है इस पे जो है रिकमेंडेशन पे ही ये रखेंगे। एक मिनट, सॉरी, बी आंसर होगा, देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। सो यहाँ पे यहाँ वित्तीय बिल, फाइनेंस बिल की बात हो रही है ना? तो फाइनेंस बिल जब कई देखो कुछ मामले में फाइनेंस बिल की जो फीचर्स होते हैं वो मनी बिल जैसे होते हैं, सो इसी के चलते ये ऑप्शन इसमें है। सो यहाँ वित्त बिल को यहाँ पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, लेकिन लोकसभा को अपने मन से यदि मेजोरिटी चली गई, आप समझो यदि मेजोरिटी नहीं रही, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये लोकसभा को भंग कर देंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, यस करते हैं। उसके बाद साधारण विधेयक को तो लौटा ही सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, है ना, एक बात को याद रखना, एक बात को याद रखना प्लीज, यहाँ पे कंसीडर करने वाली बात है, यदि ऑर्डिनरी बिल सुनना अच्छे से, यदि ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, और ऑर्डिनरी बिल को राष्ट्रपति द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया गया और फिर से क्या करती है पार्लियामेंट की, फिर से वो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज देती है, वैसे के वैसा ही, चाहे उसमें इत्तू सा भी संशोधन ना करे, तो राष्ट्रपति को अब दूसरी बार में वो विधेयक पर अपनी संतुष्टि देनी होगी, अपनी क्या देनी होगी, अपनी अनुमति देनी होगी। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय सत्ता है, संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट सर्वोपरि नहीं है ना? यहाँ पे बोले तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में, तो यहाँ पार्लियामेंट ज्यादा जो है पावरफुल है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है पूछा है, ठीक है, कौन सा इसमें राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है, तो ये इनका विशेषाधिकार नहीं है। सवाल को बिल्कुल सही से पढ़ना है, नहीं पूछा गया है उसमें, ठीक है। अब देखो सवाल ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो यही होता है हम लोग के साथ भी ना। तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए, देयर आर टू स्टेटमेंट। सो पहला है असर्शन एंड दूसरा है रीजन। सो ये कह रहा है सर राष्ट्रपति संसद का भाग है, यानी प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
है ना। सो यस, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सॉरी पार्लियामेंट, है ना। सो राष्ट्रपति है संसद का हिस्सा होता है, क्योंकि संसद बनती ही तीन चीजों से है ना। तो प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों को मिला के बनता है कौन, तीनों को मिला के बनती है पार्लियामेंट। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो इसका मतलब है वो पार्लियामेंट नहीं है ना। इनमें से यदि एक भी कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब वो पार्लियामेंट नहीं है। रीजन क्या दे रहा है, कारण क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता है। संसद दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक के बिना, है ना, संसद दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक के बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखो अब यहां ये बात जानते हैं अपन लोग कि दोनों सदनों की संतुष्टि भी जरूरी और राष्ट्रपति का भी जो है, राष्ट्रपति का यहां पे अनुमति जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। राष्ट्रपति अपने मन से कोई कानून नहीं बना सकते हैं, राष्ट्रपति वही कानून बनाएगा जो पार्लियामेंट लेके आएगी, वही राष्ट्रपति कानून बनाएगा, ठीक है। सो ये बात बिल्कुल सही है, और राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है ना। सो बिल्कुल सही है, दोनों बात बिल्कुल सही है और एक दूसरे को स्पष्टीकरण भी करेक्ट है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। अब आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है ना। वो इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही, याद रखना। अब क्या है सर, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ओनली द इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि सॉरी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो ये क्या बात सही है देखेंगे। उसके बाद राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, उसके बाद कह रहा है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो आंसर बहुत सिंपल सा है, क्लियर है कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, याद रखना, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें वोट देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं। याद रखना, नोट करने वाली बात है कि यहां पे विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता है। यहां पे याद रखने वाली बात है कि यहां पे विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता है। सो ऐसी बातें याद रखते चलो तो हमें याद रहेगा। चलेंगे सो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात देख लेते हैं, क्या बातें ठीक है ना, इनमें से कौन सी बातें करेक्ट हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। देखते हैं कौन आंसर करेक्ट कर पाता है। सो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, यस बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे हायरार्की, यदि भारत में हायरार्की बोले तो सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, उसके नीचे कौन होंगे, सेकंड नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं है, ये बात सही है कि उपराष्ट्रपति पद का ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है। वो जो काम करते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, है ना। वो क्या काम करते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, ग्रेट। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यस बिल्कुल करता है ना, अनुपस्थिति में निर्वहन करेंगे, यस। राष्ट्रपति की, है ना, यहां पे है राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। सो क्या हो जाएगा, चारों बातें बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे चारों बातें करेक्ट लिखी हुई हैं, तो चारों की चारों बातें बिल्कुल करेक्ट है। सो हेंस आंसर क्या हो जाएगा, चारों बातें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। अब देखो उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की बात की जा रही है, उपराष्ट्रपति को। सो पहले तो ध्यान से पढ़ना है कि राष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है या उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है। सो ये याद रखना, ठीक है। सो राष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही या उपराष्ट्रपति के बारे में, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे उपराष्ट्रपति, तो आपको पता है कि उपराष्ट्रपति को सिर्फ जो है, उस उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की जो बात है वो राज्यसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है, राज्यसभा से ही हटाया जा सकता है सबसे पहले, है ना। तो राज्यसभा से उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं
राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी प्रस्ताव ले आओ, लेकिन उपराष्ट्रपति को जब हटाना होगा तो केवल और केवल जो है शुरुआत होगी राज्य के परिषद, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं जिसे हम लोग। काउंसिल ऑफ स्टेट किसे बोलते हैं? राज्य की परिषद, यानी हम लोग राज्यसभा को बोलते हैं ना, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। सो तो राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। तो बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। चलेंगे, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? अब आप जानते हो, अब सुनना अच्छे से, यहां पे क्या बात की गई है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, सॉरी मंत्री परिषद। ये कह रहा है कि सर ये किस एक की अध्यक्षता है ना, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बॉडी है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति कर रहा है, वो इसका सदस्य है ही नहीं, वो इसका सदस्य है ही नहीं, है ना, तो वो इसका सदस्य है ही नहीं। तो आपको पता है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति होता है यानी जो है वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और इसीलिए यहां पे आप अभी मैं एक और ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान बताऊंगा, वहां से सवाल बनता है कभी कभी। तो वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। हेंस आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, एक बात की जाती है जब हम बात करते हैं, जब कानून बनाते हैं, है ना, कानून बनाने की लॉ मेकिंग प्रोसेस में एक ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है संयुक्त बैठक का, है ना। सो ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक की बात हो रही है, संयुक्त बैठक की बात हो रही है, संयुक्त बैठक, ठीक है। अब इस संयुक्त बैठक कहां है? पहली बात तो संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में है संयुक्त बैठक, ओके, संयुक्त बैठक, ग्रेट। अब इसमें यह है दूसरी बात, यहां पे कब ये होता है? जब दो सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गतिरोध हो, यानी किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो, है ना, एक ने पास कर दिया दूसरा नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में डेडलॉक की स्थिति बन जाती है। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं डेडलॉक और हिंदी में बोलते हैं गतिरोध, ठीक है, डेडलॉक। अब डेडलॉक से निपटने के लिए हमने ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि ज्वाइंट सिटिंग केवल और केवल साधारण विधेयकों में होती है। ज्वाइंट सिटिंग किस पे होगी? ऑर्डिनरी बिल्स पे होती है, साधारण विधेयकों पे। अब ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है ना, आहूत कौन करता है ना, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, कॉल कौन करता है? सो बुलाता कौन है? तो याद रखना बुलाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है, ठीक है। इसको चेयर कौन करता है, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना इसको चेयर करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। यदि स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और यदि ये भी नहीं है तो कौन करेगा? याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना आपको कि डेप्यूटी चेयरपर्सन, है ना, यहां पे लिखेंगे डेप्यूटी चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब यहां पे मैंने एक व्यक्ति को मैं सरपास कर गया हूं ना, आप देख रहे होगे किसको सरपास कर गया हूं? वाइस प्रेसिडेंट को, बल्कि वो चेयरपर्सन होता है, लेकिन वो नहीं करेगा अध्यक्षता, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसीलिए वो ज्वाइंट सिटिंग की जो है ज्वाइंट सिटिंग की वो अध्यक्षता नहीं कर सकता है। सो ये याद रखना आपको, सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, सो आंसर हो गया हमारा ये, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों पे कौन सी बात सही है ना। सो किसके बारे में बात हो रही है? प्रधानमंत्री के बारे में, यानी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है। सो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, सर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। क्या नाम मात्र का नेता होता है प्रधानमंत्री? जी नहीं, वो रियल नेता होता है ना। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्या ये बात सही है? देखते हैं। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। क्या ये बात? ये तो गलत है ना, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है ना, और यही बात हमें बतानी थी, बिल्कुल सही बात है, वास्तविक नेता होता है ना। वह संसद के प्रति उत्तरदायी है, क्यों नहीं है? जब वो मंत्री है, वो प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों का मंत्री है ना, प्रधानमंत्री है, तो बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा, याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। देखो ये 200 क्वेश्चन की सीरीज सब लोग देख लेना भाई,
मैं आप लोगों को ये व्यक्तिगत तौर पे सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना। अभी और सब्जेक्ट की भी ये पूरी ये 200 क्वेश्चन की सीरीज आ जाएगी। तो और जैसे साइंस की तो स्टार्ट हो ही गई है, तो साइंस की भी आप सभी लोग देख लो, जिसने अभी नहीं देखी है ना, जिसने भी नहीं देखी है ना, तो देख लो भाई, अभी से आज से क्लास शुरू हो गई, बिल्कुल जो है स्टार्ट से देख लेना, है ना, बिल्कुल प्रारंभ से देख लेना अच्छे से। सो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सी बात सत्य नहीं है। सत्य नहीं का मतलब होता है कि कौन सी बात असत्य है। सत्य नहीं का मतलब क्या होता है, कौन सी बात असत्य है ना। सो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है, लीगल प्रोसीजर से इन्हें उन्मुक्ति है। देखते हैं अभी दूसरा कह रहा है, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। क्या बात सही है, यस बात तो सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना आवश्यक देनी होगी। क्या ये बात सही है, देखते हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो देखो याद रखना, इसमें यदि मैं बात करूं तो इसमें पूछा है कौन सी बात असत्य है, यानी सत्य नहीं है। तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई जो सलाह है, उसके पास उस बारे में न्यायालय के लिए कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। न्यायालय उस मामले में कुछ नहीं करेगा, वो सरकार की बातें सरकार करेगी, है ना। सो न्यायालय इस बारे में कुछ नहीं करेगा, याद रखना, न्यायालय के पास इस बारे में कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक। सो बात याद रखना। और बाकी की बातें यस बिल्कुल करेक्ट है, आप देख रहे हो कि राष्ट्रपति जो है ये विधिक कार्य से विधिक कार्य लीगल प्रोसीजिंग से उन्मुक्त है, बिल्कुल सही बात है। कोर्ट इनको जो है कंपेल नहीं कर सकता है कि अपना काम करो, है ना। गवर्नमेंट मस्ट गिव 2 मंथ रिटन नोटिस फॉर द बिगिनिंग सिविल प्रोसेसिंग फॉर द पर्सनल बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। ये बात हो गई सब हमारी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है? ऑप्शन कह रहा है सर राज्य सरकार का, अरे रुक जाओ भाई, सो कह रहा है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो याद रखना भारत का प्रधानमंत्री क्या है, याद रखना केंद्र सरकार का प्रमुख है ना, याद रखना केंद्र सरकार का है। देखो वास्तविक प्रमुख तो यही है, और नाम मात्र का कौन है, आप जानते हो नाम मात्र का कौन है, राष्ट्रपति है। नाम मात्र का राष्ट्रपति, ये वास्तविक है ये। सो वास्तविक प्रमुख यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो है हेड कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है, आसान है, बट आपको याद होना चाहिए प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री इनके हेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होते हैं, किसके लिए, किसके लिए जिम्मेदार है? संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, यानी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, याद रखना किसके लिए, लोकसभा के लिए, याद रखना किसके लिए, लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहीं पे यदि आपसे सवाल पूछता जाए कि ये बताओ सर व्यक्तिगत तौर पे जो मंत्री हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, व्यक्तिगत तौर पे जो मंत्री हैं वो किसके लिए, तो आप बताओगे सर प्रेसिडेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, याद रखना। सो दोनों बातें याद रखना, ठीक है। चलो सो 125 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चन का 5 मिनट के अंदर, फटाफट कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन, ठीक है। सो क्विक रिवीजन में कल वाला आपने क्वेश्चन देखा था, अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात की गई थी। सो अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में कहा है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 30 में बात की गई है। क्विक रिवीजन है कल की क्लास का। नेक्स्ट बात है, 2 कथन दिए थे संविधान के अनुच्छेद नंबर 30 का, इसमें लिखा था कि अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, बात तो सही है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को जो है मान्यता देता है, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं थी, ये बात भी हमने देखी थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमने देखा था निम्नलिखित में से कौन से सुमिलित नहीं है, सो आप परमादेश, विकमांड ये सब देखा था, प्रतिषेध यानी टू प्रोहिबिट होना चाहिए था इसकी जगह, लेकिन टू सर्टिफाइड था यहाँ पे, ये याद रखना, तो हमारा आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, यानी आर्टिकल 32 के माध्यम से कौन से मौलिक अधिकारों को हम लागू करा सकते हैं, तो हमने बात बोली थी मौलिक अधिकार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, तो ये हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का
रक्षक माना जाता है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों पर संशोधन का अधिकार दिया गया? क्या मौलिक अधिकारों पर भी संशोधन किया जा सकता है? तो हमने बात की थी केशवानंद भारती केस में। सो हमने केशवानंद भारती केस में बात की थी और ये 1973 को। इसके डिस्क्रिप्शन उनके बारे में हमने कल ही बात की थी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये भी हमने बात की थी। निम्नलिखित, इसीलिए मैं कह रहा हूं देखो डेली की क्लास देखोगे तो आप, मैं बता रहा हूं ये 200 क्वेश्चन में पूरा निचोड़ है पॉलिटी का। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो हमने बताया था आर्टिकल जो है संविधान का 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से हमने राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर लिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर लिया हमने, विधिक अधिकार, और इसको हमने संविधान के आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया। याद रखना ये क्विक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं बार बार, है ना। तो क्विक रिवीजन जरूर देखो, क्विक रिवीजन जरूर देखो, क्योंकि आप अपने घर पे नहीं कर पाते उतना रिवीजन, तो इसीलिए हमने क्विक रिवीजन वाला सेशन जोड़ा, वरना नहीं जोड़ते ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो हमने बोला था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, किसके लिए प्राप्त, विदेशियों के लिए। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान, देखो सारी बातें बोली थी, कौन कौन से अधिकार विदेशियों के लिए हैं कौन से नहीं, ये कल वाली क्लास में है। ठीक है, भारतीय संविधान मान्यता देता है किस चीज को लेकर, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, है ना। सो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकता। उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है हमारे पास कुछ, यस बिल्कुल है, और इस संविधान के आर्टिकल नंबर 20 में है। ठीक है, उसके बाद हमने बात बोली थी मूल अधिकारों से संबंधित कुछ केस थे, इनकी सीक्वेंस बनानी थी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, हमने बोला था ये कितने का है आपको याद होना चाहिए, ये 1967 का है, उसके बाद ये 1973 का है, ये 1980 का है ना, और इसके बाद 1951 का है। तो इस तरीके से आपने सीक्वेंस बनाई थी और आंसर आया था डी, है ना, आंसर आया था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया था कि हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, सॉरी हमारे कितने जो है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात की थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ दोनों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, कल की क्लास जरूर देखना भाई जिसने भी नहीं देखी है तो। सो आर्टिकल नंबर 21 में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आपको पता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका से लिया है, दोनों को डिफाइन किया था, कल जरूर देखना क्लास को। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा एक सही है? तो इन कथनों में आपको देखना ABCD 4 कथन दिए हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध है, ये मैंने बोला था अधिकार राज्य के विरुद्ध है और नागरिकों के दावे हैं, तो ये हमने बात की थी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर जो है 89 में देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में था, और इसमें बेसिकली बात बोली थी कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी को, यानी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहते हैं, हमने बात बोल दी थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो ये भी हमने बोला था कि हमारे हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका कतई भी उद्देश्य नहीं है कि वो कोई रिलीजियस स्टेट बनाए, धार्मिक स्टेट बनाए, हमें एक सेकुलर स्टेट बनाना है, सेकुलर कंट्री बनाना है, बिल्कुल बात हो गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, तो इनके बारे में मैंने बोला था कि ना तो ये विधायिका पे निर्बंधन कर रहे हैं, ना तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, और ना ही कार्यपालिका पे। सो इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने कल बताया था, इसीलिए कल की क्लास जरूर देखना, है ना। तो ना तो ए और ना तो बी, ठीक है। उसके बाद भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है? तो राज्य के कल्याणकारी होने का विचार कहां पे पाया जाता है? याद रखना, भारत की संविधान की प्रस्तावना में भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? याद रखना, वाद योग नहीं, यानी नॉन जस्टिसेबल पार्ट है, कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो आप, ये बात भी हो गई। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपको पता है कि हमने क्या जोड़ा, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यस 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल नंबर 43A को हमने यहाँ पे जोड़ा है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति को जो है संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 51 जो है वो भारत के संविधान की विदेश नीति को जो है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण हमने सवाल बोला था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो ये बात हमने बोली थी, तो मैंने बोला था कि सर ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो आपका फोर्स लेबर है, ये सब क्या है, ये फंडामेंटल राइट में है। और लेकिन हम बात करेंगे मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि और जो पदार्थ हैं, ये सब, इन सबको हमें रोकना है, तो ऐसी स्थिति ये हमने बात बोली थी DPSP के आर्टिकल नंबर 47 में है। तो इस तरीके से आंसर हमारा केवल 2 हो गया था। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का। सो निम्नलिखित में से किसकी
संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे 42वें संविधान संशोधन में हमने मौलिक कर्तव्य डाले हैं और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये बात भी हम कर चुके थे। नेक्स्ट बात, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो जैसे बोला कि 1976 में इसको सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो किन चीजों को हमें बचाना है, कौन सा हमारा मूल कर्तव्य है? तो मैंने बोला था कि वन्य जीवों को हमें बचाना है, यानी जो हमें वाइल्ड लाइफ है उसको हमें बचाना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद जो है ये लास्ट क्वेश्चन था, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की संरक्षा करना है, रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। ये उपबंध कहाँ पे हैं? तो याद रखना है ये कहाँ पे हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में। सो दोस्तों ये हमने बात की थी पूरी की पूरी, और उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है। तो यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में ये सारी पीडीएफ मिलेगी, है ना। ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐप को डाउनलोड करो और पीडीएफ आपके पास हो जाएगी। ये 200 क्वेश्चन की पीडीएफ हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए, इसीलिए सबके लिए ऐप में पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। ऐप में जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग, फ्री कंटेंट में जाएंगे, फ्री कंटेंट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सुबह क्लास करंट अफेयर्स की होगी 8 बजे, बीपीएससी को लेकर के बिल्कुल स्पेशल क्लास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको जो है आपके बीपीएससी के एग्जाम को दृष्टिकोण से, जो कि अभी एग्जाम है आप लोगों का, ठीक है। सो आ जाओ सुबह 8 बजे, और साथ साथ में 9 बजे आप लोगों के लिए साइंस की क्लास चल रही है। पूरी क्लास को जरूर देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लोगों तक क्लास जरूर पहुंचाओ। आप लोगों की सहयोग की बहुत जरूरत है। सो थैंक यू एंड वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।